जय हिंद क्लास। तो कैसे होंगे? उम्मीद तो बहुत ही अच्छे होंगे। ये बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक, बहुत खुशी हो रही है इस वीडियो को बनाकर। आज झंडा के बारे में समझते हैं, यानी अपने तिरंगा झंडा के बारे में, फ्लैग के बारे में समझते हैं। 15 अगस्त 1947 में हमें आज़ादी मिल गई, लेकिन 12 जुलाई 1947 में तिरंगा को लागू करने के लिए हम लोग ब्रिटेन पहुंचे थे और उसे अप्रूवल मिल भी गया, यानी हम अपने झंडे को फहरा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। हालांकि झंडे की जो लंबाई है, लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है 3:2 है। हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है इसे हम तिरंगा भी कहते हैं। क्लियर हो रहा है? अब झंडे को कुछ चरण में बनाया गया था। आखिर झंडा कैसे आया था इस चीज को देखिए। चित्र नंबर पहले में देखते हैं। चित्र नंबर पहले में विवेकानंद की एक स्टूडेंट थी जिनका नाम था भगिनी निवेदिता। उन्होंने 1904 में पारसी बगान चौक में, यानी कोलकाता में, जो झंडा आया था, जो कांग्रेस के अधिवेशन के रूप में फहराया गया था। इस झंडे का कलर कैसा था? हरा, पीला, लाल था। ऊपरी पट्टी पे हरा कलर था जिसमें 8 कमल थे, और बीच में पीला था जिसमें वंदे मातरम लिखा था, और नीचे वाला जो कलर था, जो नीचे की पट्टी थी, वहां पर लाल था जिसमें सूरज और चांद थे। आइए चित्र नंबर दूसरे को समझते हैं। दूसरा चित्र समझते हैं। पेरिस के स्टू गॉर्ड में, आपको मालूम होना चाहिए कि भारत की ऐसी पहली महिला जिन्होंने विदेश में जाकर झंडा फहराया था, पेरिस में। जो हमसे वर्ल्ड मैप पढ़ रहा था, वर्ल्ड मैप वालों को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाए हैं। जब पेरिस पढ़ा रहे थे तो वहां पर बताए थे कि इन्हीं से मोटिवेट होकर फ्रांस की क्रांति भी की गई थी, कि एक विदेशी महिला यानी भारतीय महिला आकर और हम लोगों के देश में झंडा फहरा दी, तो हम आजादी के लिए क्यों नहीं लड़ सकते हैं। इससे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिला था, है ना। तो पेरिस के स्टू गॉर्ड में मैडम भीखाजी कामा, है ना, 1907 में जो है इन्होंने झंडा फहराया था। और ये याद रखिएगा, ये झंडा एकदम उसी की तरह था, चित्र नंबर पहले वाले की तरह था। कैसा? हरा, पीला, लाल। हरा कलर में 8 कमल और वंदे मातरम और सूरज और चांद लिखा था। जैसा पहला वाला था वैसे दूसरा वाला भी था, लेकिन दूसरे वाले में एक चीज चेंज था। वो क्या है? ऊपर की पट्टी में 8 कमल नहीं थे, केवल 1 कमल थे। क्लियर है ना। इसके बाद चित्र नंबर तीसरे में आते हैं। चित्र नंबर तीसरा कैसे झंडा का बनाया गया था? ये 1927 में लाया गया था। आपको मैंने बताया था कि ऐसे 3 नाम, जिनका जो है लखनऊ अधिवेशन, जब आप लोग को पढ़ा रहे थे, गांधी जी उस समय आए थे और चेयर पे बैठे थे, हाथ मिला रहे थे, अस्थिर, उतना गांधी जी पॉपुलर नहीं थे। तो लखनऊ अधिवेशन में इसके अध्यक्षता संभाल रहे थे। हालांकि एक चीज और आप जान रहे हैं कि मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था, तो ऐसे 3 मुख्य लोग थे। कौन कौन? अमेरिका मजुमदार जो थे, अध्यक्ष थे, और डॉक्टर एसी बेसेंट, है ना, एसी बेसेंट थे, और दूसरा थे लोकमान्य तिलक। क्लियर है ना, लोकमान्य तिलक। 3 लोग थे, ये याद रखिएगा, कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अध्यक्षता मुस्लिम लीग का स्थापना हो रहा था, तो इसमें 3 लोग इसका अध्यक्षता संभाल रहे थे। अमेरिका मजुमदार, और दूसरा एंटी बेसेंट सपोर्ट किए थे, और लोकमान्य तिलक थे। आइए समझते हैं यहाँ पर। 1927 में डॉक्टर एसी बेसेंट, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, इनके संदर्भ में होम रूल, जो हमसे हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो हिस्ट्री पढ़ने के दौरान जब मैं होम रूल पढ़ा रहा था, तो उस समय होम रूल पे आप ध्यान दिए होंगे। होम रूल हालांकि क्या है, यहाँ पर जिक्र करेंगे तो हिस्ट्री का टॉपिक है, वहां से हम हट जाएंगे। ठीक है, होम रूल कभी और बता दिया जाएगा अगले वीडियो में। यहाँ पर समझिए, होम रूल के दौरान जो है झंडा बनाया गया था, जिसमें 5 कलर, देखिए 5 लाल कलर थे, यानी 5 जो पट्टी थी, ऐसे करके 5 पट्टी थी, है ना, 5 ऐसे पट्टी थी, और 4 हरी क्षैतिज पट्टी थी, यानी 4 ऐसे पट्टी थी। क्लियर ना, इस तरीके से रखा गया था। और एक के बाद, यानी एक पट्टी के बाद 7 तारा थे, और बाईं और खंबे की ओर, बाईं और एक के बाद, जो एक वाला है, एक के बाद जो है 7 तारा थे, और खंबे की ओर एक कोने में आधा चांद या सितारा लगा था, है ना, चांद और सितारा दोनों लगा था खंबे की ओर। इधर खंबा था, इधर मतलब झंडे को लगाया जाता है इस टाइप से, खंबे की ओर जो था वो चांद और सितारा लगाया गया है। क्लियर है ना। चित्र नंबर तीसरा समझने के बाद चित्र नंबर चौथे पे आते हैं। हालांकि यहाँ से इंटरेस्ट आपको भी जानकारी यहीं से होगा ज्यादा तरीके से। चित्र नंबर चौथे में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान विजयवाड़ा में जो है कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। अभी तत्कालिक तौर पे विजयवाड़ा के नाम से जाना जाता है ना।
विजयवाड़ा पे एक बार मूवी भी आई थी, आप लोग देखे होंगे, भूत वाली मूवी थी अच्छी, हालांकि वहां पर नहीं ध्यान दिया। आंध्र प्रदेश में एक लड़के थे जिनका नाम था पिंगली वेंकैया। उन्होंने झंडे का डिजाइन बनाकर गांधी जी को दे दिया, ठीक है। और झंडे का जो डिजाइन था वो कैसा था, लाल कलर था, हरा कलर था और चलता हुआ चरखा। लाल कलर हिंदू को दर्शा रहा था, हरा मुस्लिम को, और चलता हुआ चरखा प्रगति को दर्शा रहा था। हालांकि बाद में अन्य धर्मों को जोड़ने के लिए इसमें सफेद रंग को जोड़ दिया गया। फिर जो है संविधान संहिता के अनुसार और संविधान के जितने लोग थे उन लोगों के मानने के बाद जो है कि झंडे का कलर चेंज किया गया, ठीक है। और झंडे का कलर चेंज करते हुए, कलर का मतलब कि जो है आपको मालूम है कि ऊपर में केसरिया रंग रख दिया गया, और ऊपर में केसरिया रंग रख दिया गया, और वहां पर जो है अशोक चक्र जो है चरखा को हटाकर अशोक चक्र लगा दिया गया बाबा साहब के अध्यक्षता में। क्लियर है ना। अब इसके बाद जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्होंने झंडे को फहराया भी और इसका व्याख्या भी किया था कि क्या है झंडे के बारे में हर एक चीज। हालांकि शुरुआती दौर में ये एक बात और ध्यान दीजिएगा, भारत में ऐसे 3 जगह हैं जहां पर 21 गुणे 14 फीट की झंडा, यानी 21 लंबाई और ये वाला चौड़ाई, इतने फीट की झंडा पूरे भारत भर में केवल 3 जगह पर फहरता है। पहला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला में, वहां पर किला है, वहीं पर फहरता है। और दूसरा कर्नाटक के नारगुंड में और महाराष्ट्र के पनहाले में। किले ना, ये 3 ऐसे किले हैं जहां पर झंडा फहराया जाता है। मतलब ये 21 इंटू 40 फीट का, क्लियर है ना, 14 फीट। अब देखिए 1942 में झंडे को देख रेख करने के लिए एक संगठन बनाई गई थी, जिसमें खादी का ही झंडा होना चाहिए। हाथ से जो बुनकर थे उनसे झंडा बन के आता था, तो उसको बार बार देखना कैसे है क्या है, ये सारी चीजें देखने के लिए एक बनाया गया था, जिसको भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS बनाया गया था, जो कि झंडे का देखभाल करने के लिए था। क्लियर हुआ। 1968 में नियम जो इसके थे बड़ा ही ठोस थे, एकदम जबरदस्त नियम था, एकदम इसमें कोई भी लचीलापन नहीं था झंडे को लेकर। पहला, अब इस झंडे के नियम को देखकर कहा गया था कि झंडा हर एक जगह आप नहीं फहरा सकते हैं, केवल सरकारी जो भी जगह है वहीं पर फहरेगा। तो उस दौरान एक दिल्ली के उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, और उन्होंने जो है जबरदस्ती झंडा जो है अपने जो है सचिवालय पर फहरा दिया, है ना। फहराने के बाद उनके झंडे को जब्त कर लिया गया, और जब जब्त कर लिया गया तो उन पर केस भी होने के लिए कहा गया, तो केस लड़े भी और केस जीत भी गए। कहें कि हमें भी अपने राष्ट्रीय झंडे को लगाने का अधिकार है, हमको भी अपने देश से प्रेम है, हम झंडा लगा सकते हैं। इनका नाम था नवीन जिंदल। क्लियर है ना। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर किया और ये केस जीत भी गए। आप समझिए, सरकारी नियमों के अनुसार कभी भी जमीन से झंडा नहीं छूना चाहिए, या पानी में कभी भी झंडा नहीं छूना चाहिए। मंच को ढकने के लिए या मेज को ढकने के लिए झंडे का इस्तेमाल कभी भी आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है ना। या मूर्ति को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। 2004 से जो पहले था, 2004 से पहले कभी भी इसको पोशाक या वर्दी बनाने के लिए, झंडे को वर्दी या पोशाक बनाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते थे। लेकिन बाद में 4 जुलाई 2004 में अनुमति मिल गई, और अनुमति में लिखा गया कि कमर से नीचे का, जैसे हाफ पैंट या जंघिया कहते हैं, या कोई भी चीज होता है, लड़कियों के भी जो कपड़े होते हैं, तो स्कर्ट के रूप में झंडे को प्रयोग नहीं कर सकते थे। कमर के नीचे वाले या हाफ पैंट वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। रुमाल के रूप में कभी भी झंडे का प्रयोग नहीं करना था। उसके बाद तकिया के रूप में भी प्रयोग नहीं करना था। क्लियर हुआ ना। कभी भी किसी भी स्थिति में झंडे को उल्टा करके नहीं रखना है। क्लियर है। झंडे को उल्टा करके नहीं रखना है, ना ही इसको किसी चीज में डुबाना है। समझ रहे ना, किसी भी चीज में इसको डुबा नहीं सकते। बाद में सुनिएगा, इसमें केवल रखने के लिए आप फूल रख सकते हैं, अन्य चीज को इसमें झंडे में नहीं रख सकते हैं। क्लियर हुआ। और झंडे पर किसी चीज का अंकित नहीं रहना चाहिए, कोई भी चीज आप अंकित उस पर नहीं, मतलब कुछ लिख नहीं सकते हैं। क्लियर हुआ। ये तो झंडे से कुछ संबंधित चीज। आइए समझते हैं कि किन किन स्थितियों में झंडे को फहरा सकते हैं। क्लियर है। इधर फोकस करिएगा टोटली तरीके से। खुले में अगर झंडा फहरा रहे हैं तो सूर्य उदय से, यानी सूर्य निकल रहा है तो झंडे को फहराना है। क्लियर है ना। उतारना कब है, तो सूर्य अस्त से पहले ही उतार लेना है। जब अगर झंडे को अगर कभी रात में फहराने, तो कोई विशेष स्थिति है, कोई ऐसा कारण है, तभी आप झंडे को रात में फहरा सकते हैं। कभी भी आपको झंडे को उल्टा नहीं करना है। क्लियर है ना।
हाँ, इसको 90 डिग्री पे झंडे को नहीं रख सकते हैं, है ना, यानी लंबे एकदम सीधा झंडे को नहीं रख सकते हैं, है ना। बुरी या गंदी स्थिति में, यानी आप अलग टाइप के सेक्सुअल इन रिलेशन है या ऐसे भी हैं, आप गलत तरीके से हैं, तो झंडे को लेकर या सेल्फी या फोटो ऐसा चीज नहीं खिंचाएं, उसे अपने उस तरीके से अपमान होता है, झंडे का अपमान होता है। और इसको संहिता में, भारतीय संहिता में लिखा गया कि ऐसा आप यूज नहीं कर सकते, हालांकि ये गलत है। क्लियर है कि नहीं? आप देखिए, जब आप मंच पर झंडा को लगा रहे हैं तो दो झंडों को एक दूसरे के समांतर लगाएंगे, एकदम बराबर, ऐसे समांतर लगाएंगे। समानांतर समझते हैं, ऐसे ऐसे एकदम लगाएंगे। अगर वो किसी खंबे या डंडे में लगा हुआ तो किसी कोण पर झुका देना है। मंच पर अगर मंच पर लगाना है तो किसी डंडे में तो कोण पर झुका देना है। अब देखिए, राष्ट्रीय जो झंडा है उसको उल्टी दिशा में, यानी अब हमेशा याद रखना है कि जब अगर दो अलग अलग झंडा लगाया गया है तो उसको समझेंगे अपने राष्ट्रीय झंडे को एक दूसरे के उल्टे दिशा में ऐसे करके लगाना है। क्लियर हो? अब देखिए, भारत का जो झंडा है, हालांकि बहुत जैसे जुलूस वगैरह होता है या अन्य चीजों का, तो भारत का झंडा हमेशा ऊपर रखना है, या अन्य मीटिंग वगैरह है तो उसमें भी भारत का झंडा ऊपर रहेगा। हमारे देश में भारत का झंडा ऊपर रहेगा, विदेश वगैरह में भारत के झंडे ऊपर नहीं रहेगा, हालांकि वहाँ के अलग अलग हैं तो वहाँ का झंडा अपना ऊपर रखेंगे। जुलूस रहेगा तो उसमें झंडा अन्य धर्म वगैरह का कुछ भी हो तो आप झंडे को ऊपर रखेंगे। जुलूस में हमेशा आगे झंडा रहेगा, क्लियर ना। परेड वगैरह में झंडा आगे रहेगा, या बीच में कभी भी झंडा जो है ढकना नहीं चाहिए। और मंच पर जब भी झंडा आप लगा रहे हैं तो केसरिया रंग ऊपर दिखना चाहिए, है ना, केसरिया रंग ऐसे झुका रहना चाहिए। झंडा अगर झुका है तो केसरिया रंग ऊपर की तरफ दिखना चाहिए, झुकाकर। अगर मतलब फहर नहीं रहा है तो झंडा का केसरिया रंग ऊपर की तरफ झुकना चाहिए। इस स्थिति में अगर आपको गाड़ी या किसी अन्य चीज पे लगा रहे हैं तो गाड़ी में हमेशा, चाहे जो भी हो, विधायक वगैरह हो या अन्य स्थिति है जैसे अधिकारी वगैरह हो, डीएम वगैरह हो, या आप अपने भी नॉर्मल लोग भी हैं, तो वो लोग भी झंडा हमेशा गाड़ी के बोनट पे लगाएंगे, एकदम बोनट के बीचों बीच पे लगाएंगे। और नहीं तो बाईं ओर भी लगा सकते हैं। अगर गाड़ी में कोई विदेशी आदमी बैठा है तो आप विदेशी झंडा दाईं ओर फहराएंगे, सॉरी कट करेंगे, दाईं ओर नहीं बल्कि बाईं ओर विदेशी झंडा फहराएंगे, और बाईं ओर जो होता है देश की, बाईं ओर जो है विदेशी झंडा और दाईं ओर जो है देश की झंडा फहरेगा। क्लियर है ना? समझ लीजिएगा फिर से कि जो है बाईं ओर विदेशी झंडा फहरेगा और दाईं ओर देश का झंडा फहरेगा। कभी कभी कुछ स्थिति ऐसे भी होते हैं जब झंडे को उतारना भी होता है या झंडे को थोड़ा झुकाना होता है। शोक की स्थिति में झंडे को थोड़ा झुका देना होता है। अब शोक की स्थिति में झंडे को आप झुका देंगे इसलिए सुनिए, इससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। अगर राष्ट्रपति कभी ट्रेन पे चल रहे हैं और उस पे झंडा लगा है तो उससे अन्य डिब्बा नहीं लगा रहना चाहिए, या अन्य डिब्बे पे झंडा नहीं रहेगा, केवल आगे वाले डिब्बे पर ही झंडा लगा रहना चाहिए। अब समझिए, शोक की स्थिति में क्या होगा, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह का अगर मृत्यु हो जाता है तो उस दौरान जो है झंडे को थोड़ा आधा ही फहराना, यानी झुका देना होता है, झंडे को झुकाया जाता है। ये शोक में झुकाया जा रहा है। क्लियर ना? अगर याद रहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का या लोकसभा के अध्यक्ष का अगर मतलब मृत्यु होता है तो झंडे को नई दिल्ली में जो होता है ये झुकाया जाता है। क्लियर ना? दिल्ली में झुकाया जाता है। और इसके अलावा एक दो चीज और समझिएगा, जैसे झंडे को कई स्थिति ऐसे भी होते हैं, जैसे कि अगर मान के चलिए प्रधानमंत्री वगैरह हो या अन्य लोग हो, अगर झंडा मृत्यु कर गए हैं तो उन लोगों के लिए झंडा आपको जैसे नई दिल्ली में तो झुकेगा ही, उसके अलावा राजधानियों में भी झुकेगा। अब अगर कोई विदेशी आदमी डेट कर गया है तो राज्यपाल के नियमानुसार उसके शोक के लिए झंडा झुका सकते हैं या नहीं भी झुका सकते हैं। क्लियर है ना? ये कहेगी ये बातों पर। और ये सारी जो झंडे झुकाने की प्रक्रिया होगी ये राष्ट्रपति के परमिशन से ही, राष्ट्रपति जैसा कहेंगे उसके अनुसार ही ऐसा होगा। क्लियर ना? अब अगर कभी खुशी का माहौल वगैरह है तो झंडा जो है झंडा फहराया जा सकता है, जैसे इंडिपेंडेंस डे, मतलब गणतंत्र दिवस है या स्वतंत्र दिवस है या गांधी जयंती वगैरह वगैरह है, तो उस दौरान पे आप जो है झंडा को फहराने के लिए, हाँ, जो भी हमारे देश के महापुरुष वगैरह डेट कर गए हैं या मृत्यु हो गया है तो उनके स्थान पर झंडा झुका रहना चाहिए। और फिर बाद में जो है झंडा को आप मतलब सीधा कर देंगे या बाद के समय उठा सकते हैं। ठीक है ना? थोड़ा सा उनके शोक में ऐसा कर सकते हैं कि मतलब हमें
दुख हुआ, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात और समझिए, अगर आपको अगर कोई व्यक्ति दोपहर बाद मरा है, मतलब दोपहर बाद जो है मृत्यु किया है, तो दोपहर बाद मृत्यु अगर कर गए हैं, कोई भी नेता वगैरह हो, तो उसके दौरान अगर दोपहर बाद मरे तो उनके मतलब मृत्यु किए, तो उसके लिए झंडा फहराने के नियम उस दौरान यानी कल तक झंडा जो होगा वो झुका रहेगा, है ना, हल्का झुका के ही फहराया जाएगा अन्य जगहों तक। हाँ, नियमानुसार जो अभी बताए गए उसके अनुसार ही आप सोच सकते हैं। ये सारे नियम होते हैं झंडे का। अगर झंडा गंदा हो जाए, ये भी सवाल होता है कि झंडे को अगर झंडा गंदा हो जाएगा तो क्या करेंगे। अगर झंडा गंदा हो जाएगा तो उस स्थिति में आपको झंडा को याद रखना है कि या तो गंगा जल में डाल दें, या विसर्जन उसका कर दें, या जला दें सम्मान तरीके से। सबसे अच्छा होगा जमीन के अंदर डाल के दफना दें, है ना, जमीन के अंदर झंडे को डाल के दफना दें। ये तरीका होता है झंडे को। अगर आपको ये कैसा लगा है ना, इस चीज के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अभी आपको जैसा मजा लगा हो, बहुत ही अच्छा लगा हो अपने देश के बारे में, अगर आप सच्चे एक नागरिक हैं तो जय हिंद सभी लोग लिखेंगे, ठीक है। भारतवर्ष के हमेशा बहुत लोग दुश्मन रहे हैं, बहुत लोग आकर हमला किए हैं, और ये हमारा जो भारतवर्ष है ये सोने की रियल में चिड़िया रही है। लेकिन आज जो है इसे कोयले के खाने जो है नेताओं ने ऐसा कर दिया है कि सोने की चिड़िया को क्या तब्दीली दिया जाए मैं नहीं बता सकता। हालांकि आपके ही चॉइस है, ऐसे नेता जो है हमारे देश को ही खोखला करते जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल की एक हमें शायरी याद आ रही है उस समय की, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, यूनान रूमा मिस्र लुट गए इस जहां से, लेकिन बाकी है नामो निशा हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन ये दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। जय हिंद दोस्तों।